हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन और गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेडिंग डाल लीजिए श्वसन। रेस्पिरेशन। आप सभी का इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक डाउट होता है कि श्वसन और श्वासन में क्या अंतर होता है। श्वसन और श्वसन में क्या अंतर होता है, तो हम आज इस डाउट को क्लियर कर देंगे। श्वसन, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है ना? होती है। इसके लिए हमें जब भी हम भोजन खाते हैं तो इसका ये आहार नाल में जाता है, हमारी आहार नाल में जाता है, और इसका पाचन तंत्र में पाचन होता है। पाचन तंत्र में पाचन होता है, और यह ऊर्जा हमारी बनती है कोशिकाओं में। ऊर्जा कोशिकाओं में बनती है और यह पचित भोजन कोशिकाओं में जाता है। यह पचित भोजन कोशिकाओं में जाता है, उसके बाद इस पचित भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। तो हम लिखते हैं कोशिकाओं में पचित भोजन, कोशिकाओं में पचित भोजन, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हम ग्लूकोज। कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण के कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से, कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा श्वसन कहलाती है। वो मान लीजिए ये हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र है और यह पचित भोजन है। यह पचित भोजन ये है
पचित भोजन ग्लूकोज और ये कोई कोशिका है, ये हमारा पचित भोजन है, ये कोई कोशिका है। ये पचित भोजन है और यह कोई कोशिका है और ये उसका केंद्रक है। ये पचित भोजन रक्त के द्वारा और ये कोशिका द्रव्य है। अरे भाई ये कोशिका है और उसका केंद्र है उसका कोशिका द्रव्य। तो ये पचित भोजन रक्त के द्वारा, पचित भोजन रक्त के द्वारा, पचित भोजन रक्त द्वारा, पचित भोजन रक्त के द्वारा कोशिका में पहुंचता है। ये आगे मान लीजिए पचित भोजन, ग्लूकोज है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरे नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पादपों में श्वसन वाले चैप्टर में कोशिका द्रव्य में पायरुविक ग्लाइकोल एक अभिक्रिया चलती है कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। तो मान लीजिए पायरुविक अम्ल है, किसके द्वारा बना? ग्लाइकोलाइसिस, 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 ग्लाइकोलाइसिस। और कोशिका में ये कोशिकांग होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस से बहुत कम मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सिंपल नाथ है, अच्छा नहीं समझने के लिए नाथ है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं फिर को गया समझ नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में आता है पायरुविक अम्ल।
पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे कहते हैं क्रेब चक्र और ईटीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा पादपों में श्वसन वाले चैप्टर में, तो लिख दे। क्रेब चक्र एंड ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और यहाँ होती है आवश्यकता ऑक्सीजन की, यहाँ आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग इतना देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। तो मैं अभिक्रिया लिखे दे रहा हूँ। लिख दूं अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करते बनती है 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी ये ग्लूकोज है। और आप लोगों ने अभी मैं बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ग्लूकोज से अभिक्रिया नहीं करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल से अभिक्रिया करती है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया करता है, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। क्योंकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसीलिए इससे ग्लूकोज 6CO2 अभिक्रिया की अप्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया की तो बना 6CO2 H2O और ऊर्जा। तो यहां लिख दें O2 ग्लूकोज
अमीनो अम्ल पर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई साहब। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट काम करता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ CO2 भी उत्पन्न हुई, जल भी, ऊर्जा भी। ऊर्जा तो उपापचयी अभिक्रियाओं को चलाने में खत्म हो जाएगी, उपापचयी क्रियाओं को चलाने में खर्च होती है। और जल H2O उपापचयी क्रियाओं को माध्यम प्रदान करने में खर्च होता है। और फिर भाई साहब बचाए CO2, इससे पूछा गया अब तेरा क्या काम है भाई साहब, तेरा क्या काम है। इसने कहा मैं तो एक हानिकारक गैस हूँ। हानिकारक गैस है तो उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये है हानिकारक गैस। इसे शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तभी तो जब अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना था, अब इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। अब इतना देखिए, इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थित में होता है। लेकिन वायवीय और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, मानते हो। ये होने के लिए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तो बनता है, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लिखेंगे ग्लूकोज से ये जो पायरुविक अम्ल बना, ये कहाँ बना, ये किसके द्वारा बना, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस हुआ। क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। और कहाँ हुआ है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है क्रिया। कोशिका द्रव्य में आपने देखा नहीं था, अभी हमने कोशिका बनाई थी, उसमें संपन्न हुआ था। और ये निर्भर करता है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंट है, वैसा प्लस लगा, चलो लिख देता हूँ पूरा, लोड ही नहीं लेंगे। जन की ये तो वायवीय श्वसन की रिएक्शन है ना, तो लिख देते हैं पायरुविक अम्ल से वायवीय श्वसन होने के बाद बनता है पाइजी में अभिक्रिया। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, फिर को मार्ट साहब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं की आपने। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है प्लस
ऊर्जा बनती है अत्यधिक मात्रा में। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनती है अत्यधिक मात्रा में। इसका एग्जाम्पल है शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में। शरीर की कॉन्स सेल्स में, कोशिकाओं में, हमारे शरीर में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दोनों होता है, दोनों होते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश कोशिकाओं में होता है, अवायवीय श्वसन मात्र गिनी चुनी चीजों में होता है। जैसे कि हमारे शरीर की आरबीसी में होता है लाल रुधिर कणिकाएं, और मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है। तो लिख देते हैं अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन इससे बनता है। अवायवीय श्वसन होता है तो पार्विक अम्ल से बनता है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनती है। अम्ल और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनती है बहुत कम मात्राओं में, बहुत कम मात्राओं में ऊर्जा बनती है। इसका एग्जाम्पल है आरबीसी, मांसपेशियां। और जब सूक्ष्म जीवों में होता है अवायवीय श्वसन। सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन होता है तो बनता है, क्या बनता है? कलयुग का अमृत बनता है। क्या बनता है? कलयुग का अमृत बनता है भाई साहब। बोले तो दारू बनता है, दारू, दारू, एथेनॉल लिख दें, नॉल और CO2 और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा भी यहाँ पर भी बहुत कम मात्रा में बनती है। इसका एग्जाम्पल है सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में। देख लीजिए भाई साहब, इतना क्या समझ में आया है आपको? समझ में आया है आपको तो बता दीजिए। सूक्ष्म जीवों में मैं बैठा हूं यहाँ पर, फिर इसके आगे पढ़ते हैं भाई जी हम लोग। ऐसा ना करें, समझ में आया है ना आपको तो बता दीजिए। बहुत गर्मी हो रही है ना जी। आगे समझ में बड़े आगे आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा ना कि श्वसन क्या होता है।
श्वसन वही होता है जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। ऊर्जा उत्पादन रिवाइज करवा दे। श्वसन रेस्पिरेशन कोशिकाओं में पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। और ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। और ऑक्सीजन डायरेक्टली पचित भोजन पर काम नहीं करती है, ये इनडायरेक्ट कार्य करती है। और एनसीईआरटी की लाइन भी है कि सजीव पोषक तत्वों जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से उपयोग आती है। आगे तो आप समझदार हैं ही, पढ़ लेंगे। हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग, श्वासन या संवातन या पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय संवातन। पढ़ते हैं श्वासन। आइए हेडिंग डाल लीजिए श्वासन। ये कहते हैं ब्रीथिंग, या संवातन या पल्मोनरी वेंटिलेशन इसे कहते हैं। ना बढ़िया से नहीं डाले, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। क्या डालना था हम? ब्रीथिंग ना, श्वासन बोले तो ब्रीथिंग, संवातन पल्मोनरी वेंटिलेशन ये कहते हैं फुफ्फुसीय संवातन। जब हम समझाते हैं आपको ये श्वासन क्या होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं, वातावरण की ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और हमारे शरीर फेफड़ों से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करते हैं, है ना जनाब। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करते हैं, इस प्रक्रिया को श्वासन कहते हैं। तो लिख दें वातावरण से ऑक्सीजन को वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और
शरीर या फेफड़ों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग कहलाती है। ब्रीथिंग अब लिखिए एक स्पेशल पॉइंट। यह एक स्पेशल पॉइंट है कि अब स्पेशल पॉइंट एकदम फोकस के साथ सुनिएगा कि सजीवों में सभी कार्यों उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा बनती है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है ना भाई जी। तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए श्वसन श्वसन बहुत जरूरी है। श्वसन जरूरी है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि श्वसन सभी सजीवों में होता है। श्वसन सभी सजीवों में होता है और श्वसन कुछ उच्च प्राणियों में होता है। उच्च श्वसन की जो प्रक्रिया ब्रीथिंग उच्च सजीवों में होती है, सभी में नहीं होती है, क्योंकि फेफड़े तो सब में थोड़ी ना होते हैं। लिख देते हैं श्वसन की प्रक्रिया नहीं कहोगे मास्टर को लिखना नहीं आता है। अरे भाई बन जा। श्वसन की प्रक्रिया सजीवों नहीं सभी लेते। उससे पहले भाई साहब श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीवों में संपन्न होती है, परंतु श्वसन की प्रक्रिया कुछ उच्च सजीवों में संपन्न होती है। संपन्न आगे बोलिए ना भाई जी। होती है, संपन्न होती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन के अंग जो निवास और शारीरिक संगठन पर निर्भर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं श्वसन अंग। हेडिंग डाल लीजिए
श्वसन अंग। श्वसन अंग किसमें? जंतुओं में श्वसन अंग पढ़ रहे हैं ना, जंतुओं में श्वसन अंग। जंतुओं में श्वसन अंग आवास और शारीरिक संगठन पर निर्भर करते हैं। श्वसन अंग आवास और शारीरिक संगठन पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 लिखिए, सामान्य। अगर आपको अभी ये श्वसन अंग सही से क्लियर ना हो पाए और याद ना हो पाए तो याद करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत में पढ़ाऊंगा एकदम कट टू कट क्लियर करके, क्योंकि ये हर एक फाइलम में आएंगे, वहाँ आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, वहाँ तो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। सामान्य शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा। सामान्य शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा किसमें होता है? पोरीफेरा में होता है। पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटी अरे यार प्ले ही नहीं लिखना, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ इतना। प्लेटी हेलमिन्थीस एसके हेलमिन्थीस एसके हेलमिन्थीस और नम त्वचा। नंबर 2 नम त्वचा या नम क्यूटिकल द्वारा नम क्यूटिकल द्वारा किसमें होता है? नम क्यूटिकल द्वारा होता है केंचुए में। एनिलिडा में होता है। ये लिखिए, इसके ऊपर ये लिखा रहने दे रहा हूँ और ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? लिख देंगे ताकि बात नंबर 3
ट्रेकियल तंत्र, ट्रेकियल तंत्र होता है नलिकाओं का जाल। ट्रेकियल अच्छा लिखते हैं। हाँ। ट्रेकियल तंत्र पाया जाता है कीटों में शोषण करने के लिए। जीवो नहीं बाबू, कीटों में। इसका एक फेमस एग्जांपल बताएं, कॉकरोच कीटों में होता है। फेमस एग्जांपल है, पूछ पूछ के पूछा हुआ। कॉकरोच। और कॉकरोच के बाद 4 नंबर पे आते हैं बुकलंग्स। बुकलंग्स पाए जाते हैं बिच्छू में। 5 नंबर पे बुक जैसे किताब जैसे गिल्स, गिल्स यानी क्लोम। लिमुलस में, लिमुलस में 6 नंबर पे आते हैं क्लोम गिल्स। जलीय आर्थ्रोपोड, जलीय आर्थ्रोपोड्स क्रस्टेशियन। मोलस्का, मोलस्का के बाद हेमिकोर्डेटा, हेमी और मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है मछलियों में। और अब इसे मिटाने की बारी आ गई है। इरेज कर दे रहा हूँ इसे। तो इसके बाद आता है लग्स। लंग्स यानी खड़े के द्वारा किसमें होता, आप कहेंगे राम जी राम जी राम। लंग्स के द्वारा राम में होता है RAM, राम यानी रेप्टाइल। एबीज, मेमल्स, मेमल्स रेप्टाइल्स यानी बोले तो सरीसृप, सरीसृप। एबीज पक्षी, मेमल्स यानी स्तनधारी। और अब एक बचा है, एक क्या बचा हुआ है, एम्फीबिया मेढक। लिखवा देते हैं, फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ तो हम लिखवा ही देते हैं। इसके बाद क्लास करते हैं डी एंड।
जब मैं आपको कॉकरोच पढ़ाऊंगा ना एनिमल टिश्यू में, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाले चैप्टर में, तो आपको डायग्राम बना बना कर समझाऊंगा बढ़िया से, मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी। अभी तक लिख लीजिए, कितना नंबर था? 7 होता ना, 8 नंबर। एम फी बिया मेंढक, इसके क्लोम में होता है गिल्स के द्वारा, और वयस्क में होता है तीन तरीके से होता है। वयस्क में होता है त्वचा द्वारा होता है, मुख गुहा द्वारा होता है और फेफड़ों द्वारा होता है। त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, मुख गुहा के द्वारा। त्वचा के द्वारा होता है लगभग, त्वचा के द्वारा श्वसन होता है लगभग 36%। फेफड़ों के द्वारा होता है लगभग 55% और मुख गुहा के द्वारा होता है 9%। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तगड़ी वाली सुना दूं क्या? अबे गाली नहीं, शायरी। ना थके हैं पैर अभी और ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं दौर कई और आज भी मेहनत जारी है। तो मिलते हैं कल। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।